हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से कुछ फ़ायदा महसूस होता है या आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। हम एक डेमोक्रेसी है, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम बहुत प्राउड हैं उस पर। और जो डेमोक्रेसी होती है उसके जो 4 पिलर होते हैं उसके अलावा एक 5वां पिलर कहा जाता है जो है मीडिया। 4 पिलर होपफुली आपको पता होंगे, नहीं पता हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लो। तो जो मीडिया है स्पेशली आज के दिन में, वो अगर देखा जाए तो मीडिया का काम क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लोगों को अवेयर बनाना। बट आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन का जो सुपर हाई लेवल का ओवरफ्लो है, उसकी वजह से मुझे लगता है मीडिया इन्फॉर्मेशन कम प्रोवाइड करता है, कंफ्यूज ज़्यादा करता है। इनफैक्ट चीज़ों की साइड ज़्यादा लेता है, किसी पार्टी का हिस्सा ज़्यादा बनता है। और ये सिर्फ हमारी कंट्री में प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3600 बार यूएस में फॉक्स न्यूज़ और सीएनएन का एग्जांपल देके ये बात की हुई है कि अगर आप एक दिन कंटिन्यूसली सीएनएन देखोगे और अगले दिन कंटिन्यूसली फॉक्स न्यूज़ देखोगे तो आपको लगेगा शायद 2 डिफरेंट कंट्रीज़ की बात हो रही है, या फिर 2 डिफरेंट यूनिवर्सेस में ये सिचुएशन चल रही है। इससे उनका कितना ज़्यादा पार्टीजन हो जाना, मतलब पहले होता तो ये हमेशा से ही रहा होगा। येलो जर्नलिज्म, एनवाईटी का, आज की लाउड गाड़ी, एनवाईटी का येलो जर्नलिज्म में, एनवाईटी जो कि दुनिया का सो कॉल्ड सबसे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है। 1920 में येलो जर्नलिज्म में पूरी तरीके से वो लोग संलिप्त थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ छापते थे जो गवर्नमेंट या कोई और पावरफुल एजेंसी उनसे कहते थे छापने के लिए, जिससे कि उनके कुछ जो मकसद हैं वो पूरे हो सके। जैसे डॉलर का गिरना या स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड, या किसी कंट्री पे हमला करना है कि नहीं करना उसके बारे में मूड बनाना, या कोई डिसीजन लेना है स्टेट लैंड की परचेज़ वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारी लैंड परचेज़ की है जो आज के टाइम में अमेरिका की लैंड है। और हज़ार तरह के डिफरेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन डिसीजंस के फेवर में एनवाईटी या इस तरह के जो दूसरे मीडिया संस्थान थे उनको पैसा दिया जाता था ताकि वो उसके फेवर में चीज़ें पुश करें। रेसिज्म से रिलेटेड बहुत रेसिस्ट थे लोग एक्चुअली अपने स्टार्टिंग के दिनों में, जो कि पूरा वहाँ का समाज ही था। अगर आप और आज की नज़र से मत देखना रेसिज्म को, आपको उस टाइम की नज़र से देखना पड़ेगा। अगर आप द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एक बुक है और मार्क ट्वेन की, और एक और बुक है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। हकलबेरी फिन एक्चुअली एक ज़्यादा अच्छी बुक है मेरी नज़र में, बट मैंने दोनों पढ़ी हैं और दोनों को पढ़ने में आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्त बोरिंग नहीं होगी, बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ा आएगा। हर किसी को शायद वो बुक पढ़नी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अमेरिकन माइंड और 18th सेंचुरी में, एक्चुअली 18 नहीं, एक्चुअली वो 19th सेंचुरी है। जो 1800s है उनको 19th सेंचुरी बोला जाता है। तो एक्चुअली 19th सेंचुरी में माइंडसेट क्या था लोगों का स्लेवरी के बारे में? आज हम सोचते हैं यार कैसे लोग किसी को स्लेव बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त में लोग सोचते कैसे थे इस बारे में, उसका आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी, उस वक्त के माइंडसेट को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। बट एनीवे, एक डायग्रेशन है। एक एनवाईटी का मैं एग्जांपल दे रहा था कि कैसे वो लोग भी रेसिस्ट थे। तो आज के दिन में तो मीडिया, पहले तो ये काम होता था चुप के, जिसे माना नहीं जाता था, पर आज के दिन में ये काम हो रहा है खुलेआम। हम साइड ले रहे हैं, हम 100% साइड ले रहे हैं। ये आप 2 मिनट की किसी भी रिसर्च या किसी चैनल को देख के या किसी न्यूज़पेपर को पढ़ के आप बता दोगे कि किस पार्टी के ये फेवर में। इंडिया में भी सेम, जी न्यूज़, रिपब्लिक एक साइड पे, एनडीटीवी, स्टार न्यूज़ या जो भी वो एबीपी न्यूज़ अब है, मैं तो न्यूज़ देखता नहीं हूँ, दूसरी साइड पे। तो ये क्लियरली आपको पार्टीजनशिप जिसे कहते हैं वो दिख जाएगी। और मीडिया के हालात को देख के एक कैसे डिफाइन किया जाए इस चीज़ को? चिंता होती है, अफसोस होता है, पिटी भी, अफसोस के लिए एक दूसरा वर्ड पिटी फील होता है। या आई थिंक बेस्ट वर्ड अफसोस ही है, जिससे कि बताया जाता है कि यार क्या सिचुएशन है, लाइक शेमफुल काइंड ऑफ सिचुएशन है। कभी और ऐसा लगता है कि आप न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, आप सर्कस देख रहे हो एक तरीके का। तो एनीवे, इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी क्योंकि सोच बाय मोहक मंगल की एक वीडियो है
इसी मीडिया के स्यापे के बारे में। और मैंने सोचा कि उसे रिव्यू करना चाहिए। आज के टाइम पे पर्टिनेंट बनती है वो, रेलेवेंट बनती है, तो देखते हैं और बात करेंगे उसके बारे में साथ साथ। अच्छा, ये इनकी ना वन ऑफ द पुरानी वीडियो है। और इसमें और मैंने क्लियर डिफरेंस देखा है। जो इनका स्टाइल था पहले, इनका पहले स्टाइल मोर कॉमेडी ओरिएंटेड और मीम लाइक था। और आई थिंक मैंने कहीं सुना भी था मोहन को, आई थिंक मैंने श्वेताब के पॉडकास्ट पे इसको बताते हुए सुना था कि एक्चुअली हम लोग मीम का चैनल स्टार्ट करना चाहते थे, जो कि रिप्रेजेंट करता हो पॉलिटिकल या सोशल सिचुएशंस को, बट आई थिंक मोर टुवर्ड्स एजुकेशन या फिर मोर सीरियसनेस की तरफ ये ग्रो हो गए हैं अपने पास्ट से। बट आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा वर्जन है। डिबेट्स इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। ये सदियों पुराना ट्रेडिशन है जो कि उपनिषद के समय से डॉक्यूमेंट किया गया है। राजा जनक भी अपने दरबार में डिबेट्स का इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट ये सिर्फ एक डिस्कशन फॉर्मेट नहीं, एक साइंस की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसे वाद विद्या का नाम दिया। लेकिन हमने इस एज ओल्ड ट्रेडिशन को क्या बना दिया? सही है यार। ये लॉरा डर्न कितनी डिफरेंट लगती थी पहले, और आज के टाइम पे उतनी ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। अबे बहुत ही गलीज और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहक और मेरा नाम है शिखर, और आज हम बात करेंगे अच्छा, ये बंदा ना कंटिन्यूसली एक अच्छी जगह से डिसेंड होते होते कार्टून बनता जा रहा है। इंडिया में मीडिया ने हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। राजा राममोहन रॉय ने अपने न्यूज़पेपर से ही एक सोशल चेंज को इंस्पायर किया, और न्यूज़ चैनल्स ने कारगिल वॉर के वक्त इंडिया को पहली बार लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए उनकी आर्मी के सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया। हालांकि ये एक खास हाइट एंड लेवल का चूतियापा था, क्योंकि वॉर अगर आप डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करोगे लाइव, तो सामने वाला भी तो देख रहा है ना आपका न्यूज़ चैनल, उसको क्या खुद ही इन्फॉर्मेशन फीड करोगे अपने एंड से? फॉर्चुनेटली अब टीवी मीडिया बस एक बड़ा सर्कस बन गया है। आजकल के न्यूज़ डिबेट्स में बहुत सी बातें कॉमन हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने नोटिस करी है वो कि पैनलिस्ट को कैसे चुना जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे लोगों को प्रेफरेंस मिलती है जो एक्सट्रीम बातें करते हैं, जिससे कंट्रोवर्सी ज्यादा हो। हमारी आंख पे चोट पहुंची है, तभी हमने तलवार बाहर निकाली है। कहाँ पहुंची है आपकी आंख? नहीं, दीपिका पादुकोण खुलेआम बोल रही है पिक्चर रिलीज होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो क्या वो प्रधानमंत्री से बड़ी है? ना कि वो लोग जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। What steps will your energy policy take to meet our energy needs, while at the same time remaining environmentally? यार CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स का तो एग्जांपल दो मत, एक नंबर के चोर हैं वो लोग भी पूरे के पूरे। इतने सालों से राम मंदिर नहीं बना पाए, सब कुछ बन गया। आप सही कह रहे हैं, सिर्फ राम के नाम पे राजनीति हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। और इसी वजह से वो लोगों को ढंग से वेट भी नहीं करते। जैसे देखिए इन्हें, जो खुद को ग्रैंड मास्टर शिफू कहते हैं। नगरोटा है क्या सर? आप सिक्योरिटी की बात करें, सब बात करें, नगरोटा है कहाँ पर? ये अपने आप को एक कमांडर, ट्रेनर और एक्स आर्मी मैन बुलाते थे। इनको कई चैनल्स ने डिबेट्स के लिए एज अ मिलिट्री एक्सपर्ट बुलाया भी था, लेकिन ललन तोप वेबसाइट ने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि ये कभी आर्मी में थे। ललन तोप यार भाई, ललन तोप नहीं है, ललन टॉप है वो ही नहीं। ये भी मैटर करता है कि अच्छा, इस बंदे को देख के पता चल जाता है कि अगर बंदा अपनी शर्म खो दे और मोरल्स खो दे, तो कोई भी बंदर का नाच करके फेमस हो सकता है, या एटलीस्ट न्यूज़ पैनल में तो जा ही सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो देशभक्ति बातें कर रहा है वो गलत है, बट जो वो कर रहा है वो एक्चुअली देशभक्ति नहीं है, उसको कहते हैं
आग भड़काना, उसको कहते हैं, एक चीज़ होती है पैट्रियोटिज़म और एक चीज़ होती है नेशनलिज़म, ठीक है। पैट्रियोटिज़म अच्छी बात है, नेशनलिज़म और ख़ास करके देखो दो चीज़ें हैं। अबे यार क्या तकलीफ है आज लोगों को, पता नहीं क्या। नेशनलिज़म और रिलीजन जो है ना, वो हमेशा से ही लोगों को भड़काने के लिए और भड़का के कुछ ना कुछ काम करने के लिए यूज़ होता आया है। मैं 36 बार पहले ही बोल चुका हूँ डिफरेंट वीडियोस में। और जब आप देख रहे हो ना कि कोई आपके नेशनलिज्म को कॉल कर रहा है अननेसेसरीली, एक कार्टून के लेवल का बंदा है वो, अगर उसका देखा जाए। और ये कोई एक हमारे यहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस तरीके के आइटम होते हैं। तो बस आई थिंक जो छोटे एज के बच्चे होंगे, 17 साल 20 साल, वो शायद हो जाते होंगे ऐसे लोगों को देख के भावुक। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हो आपको नज़र आ जाता है ये क्या नाटक चल रहा है। कितने लोगों को बुलाया जाता है। एक अच्छे पैनल का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया को बुला लें। और कभी भी वो लोग जो सही में कंट्री के लिए अचीव करते हैं ना, उनको आप इस तरीके की फालतू के नाटक और ड्रामे करते हुए नहीं देखोगे। जो फौजी हैं जिन्होंने लड़ा है बॉर्डर पर जाके, या फिर जो देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाते हैं, या जो इस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको आप कभी भी ये एग्जैजरेटेड परफॉर्मेंस देते हुए नहीं सुनोगे। और कई बार इन डिबेट्स में एक बैलेंस पैनल नहीं होता। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक व्यू को 5-6 लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं और दूसरे व्यू को बस 1 या 2। पूरी दुनिया लेकिन में हमें भाई ये ऐसी भी नोट करना चाहिए कि कुछ टॉपिक्स में दोनों तरफ इक्वल व्यू प्रेजेंट करना डिबेट के लिए बुरा हो सकता है। क्या आपसे किसने कह दिया कि जो समलैंगिक है वो धार्मिक नहीं होता? अगर किसी ऑब्वियस या फैक्चुअल स्टेटमेंट को भी दो लोग डिबेट करें तो ये लगता है कि इसका आउटकम 50-50 है। अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ तो आप क्या कहते हैं, उसको मार देना चाहिए? देखिए बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद कहता है कि ये मानसिक अवसाद है, ये मानसिक उन्माद है। न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर जब हो जाते हैं तब इस तरीके की समस्या आती है। ऑपरेशन की जरूरत है। सूडान, ईरान, इराक के किसी कट्टर मौलवी की तरह साउंड कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स के लिए डिबेट एक करेक्ट फॉर्मेट नहीं है और न्यूज़ चैनल्स को भी ये समझना चाहिए। जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें जेंडर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडिया स्पेंड ने 5 दिन तक मल्टीपल न्यूज़ डिबेट्स को मॉनिटर किया और ये देखा कि इन पैनल्स में मेन का रिप्रेजेंटेशन विमेन से 4 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है। अमेरिका की एक स्टडी से हमें ये पता चला कि पैनलिस्ट ही नहीं, लाइव ऑडियंस का होना। अच्छा यार, ये मुझे आई थिंक सोच ने ये पॉइंट उठाया है, तो इसके बारे में आई थिंक बात करने, और ये 36 जगह पे और भी देखने को मिलता है कि यार वुमेन की रिप्रेजेंटेशन हर चीज़ में आपको इक्वल करनी है मैन के। ये मुझे इसका लॉजिक ही कभी समझ में नहीं आ रहा आज तक। पता नहीं, शायद आगे हो सकता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे आगे जाके समझ आ जाए। लेकिन यार कैसे करोगे ये, स्पेशली राइट अवे? या तो वेट करो, क्योंकि भाई मूवमेंट्स चल रही हैं, धीरे धीरे उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है हर चीज़ में। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि शायद वो इक्वल हो जाए। पहली बात तो 100% इक्वल तो कुछ हो ही नहीं सकता, हो सकता है उनका बढ़ जाए, लेकिन डिसेंट रिप्रेजेंटेशन भी अगर अचीव करना चाहते हो तो वेट तो करना पड़ेगा ना। 20 साल पहले तक हमारे देश में, 25 साल 30 साल पहले तक मोस्टली औरतें काम ही नहीं करती थी, हाउसवाइफ्स थी, या घर के फार्म की चीज़ों को संभालती थी, या जानवरों को, पशुओं को संभालती थी। पिछले 20-30 साल में इतना हुआ है, मार्केट जॉब्स ही नहीं थी यार। लिबरलाइजेशन से पहले तो लिबरलाइजेशन हुआ, जॉब्स आनी शुरू हुई, प्राइवेट सेक्टर बूम हुआ, जॉब मिलनी शुरू हुई, औरतों की एजुकेशन तो चल रही थी, साथ साथ उनको वर्कफोर्स में आने का मौका मिला। अब 30 साल में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई हर चीज़ में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाए। चीज़ें टाइम लेती हैं यार। यहाँ तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसको ऑलमोस्ट 100 साल लग गए। 1920 से ये जो मूवमेंट्स फेमिनिज्म की स्टार्ट हुई है, यहाँ तक पहुँचने में लग गए। ठीक है, काम करने के आज़ादी का ऑप्शन होना ज़रूरी है, पर काम करना ज़रूरी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने जैसे 2015 में आधी पार्लियामेंट वुमेन
आधी कैबिनेट वुमेन की बना दी थी जस्ट बिकॉज उसने बोला कि क्योंकि ये 2015 है, उस तरीके का 2 कौड़ी का फुद्दू लॉजिक दे के अगर आप कोई काम कर रहे हो तो फिर तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस बारे में। मैं कहता हूँ हाफ नहीं, आप ज़्यादा अमाउंट में वुमेन पार्टिसिपेंट रखो, पर वो उनकी मेरिट पे, इसलिए नहीं कि वो वुमेन है। क्योंकि यार कोई ये बात नहीं कर रहा कि फिर इंडिया में ऑटो क्यों नहीं चला रही इक्वल नंबर ऑफ वुमेन, इंडिया में ट्रक क्यों नहीं चला रही और इक्वल नंबर ऑफ वुमेन। वो भी देखो, हम ये कहते हैं कि अच्छा उन कामों में शायद हम नहीं कह सकते जो कि फिजिकली डिमांडिंग है, जो कि शायद वुमेन के लिए मुश्किल हो। ट्रक और ऑटो तो चला सकती है ना वो, तो वो क्यों नहीं चला रही? उसमें भी तो इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 1 लाख में भी 1 मिलेगा शायद, कोई बात, उसमें इक्वल रिप्रेजेंट। प्लम्बर क्यों नहीं है? और आधे प्लम्बर औरतें क्यों नहीं है? आधे लकड़ी का काम करने वाली औरतें क्यों नहीं है? कंस्ट्रक्शन सरकारी जो हो रही होती है साइट पे, वहाँ पे हाँ, पर कंस्ट्रक्शन में इंडिया में औरतें काम करती हैं बहुत ज़्यादा। आपने अगर कोई भी नॉर्मल मकान की कंस्ट्रक्शन की साइट पे चले जाना, आपको औरतें मिलेंगी जो सर के ऊपर ऑलमोस्ट 15 या 20 ईंटें, जो कि हर ईंट का वेट ऑलमोस्ट 2-2.5 किलो होता है, यानी कि 40 किलो वेट अपने सर के ऊपर रख के कई मंजिला इमारत के ऊपर चढ़ते हुए मैंने देखा है। हालांकि अब कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स चेंज हो गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, वुमेन वर्कर्स को वैसे काम करते हुए। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन तो किया जा रहा है जहाँ पे करने वाली जगह है, पर ऐसा नहीं है कि उनको अगर हर जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा तो ये उनके लिए अच्छा ही हो जाएगा। और जहाँ पे उनके लिए अच्छा भी है वहाँ पे होने में भी टाइम लगेगा। और उस चीज़ से इस चीज़ का कोई कोरिलेशन नहीं है कि क्योंकि वुमेन इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसलिए डिबेट की क्वालिटी नीचे गिर गई। यार जब कोई एक चीज़ पे शोध किया जाता है या किसी चीज़ पे कोई कंक्लूजन सोचा जाता है, वो जेंडर बेस पे उसकी क्वालिटी नहीं डिसाइड होती। कोई मैडम क्यूरी ने जब कोई अपनी न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड फाइंडिंग्स की थी तो वो इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि वो मैडम क्यूरी फीमेल थी, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्वालिटी इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि वो मेल था या ज्यूज था या जर्मन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो ये लॉजिक यार पता नहीं, मैं आई थिंक ज़्यादा ही सीरियस या भावुक हो गया इस चीज़ को सुन के। लेकिन समझदार लोगों से भी जब ऐसी बातें सुनो तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या चल क्या रहा है। ये होना भी डिबेट्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनके रिएक्शन और तालियों से टीवी व्यूअर्स काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। निकाह पिक्चर का वो गाना याद आ गया, दिल के अरमां। और इससे एक बंदा ना परफॉर्मिंग उसमें मोड में भी आ जाता है। जब तालियां आ रही होती है ना तो बंदा और पंप होता रहता है और परफॉर्म करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा होता है, जो कि कर रहा है। जब यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स को ऑडियंस के अपलॉज के बिना दिखाया गया तो कैंडिडेट्स की रेटिंग्स भी कम हो गई। और सबसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं इन डिबेट्स के टीवी एंकर्स या मॉडरेटर्स। ना वो सबको बोलने देते हैं। आप आज बताइए जितने न्यूज़ार के व्यूअर्स हैं, तो आप कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म आप बोल रहे हैं, आपने 4 मिनट बोला, मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा। आपका समय शुरू हो गया है अब। काश जी, you know, Home Minister has also given reference. Now what is the meaning of Dharmnirpeksh? Is the Sansad has become Dharmnirpeksh? No. Second thing. No, wrong. No, one second. रुक जाइए 1 मिनट। और जब बोलने देते भी हैं तो उनको रोकते नहीं। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी और फॉर्मेट रेकमेंड किया है जिसमें सब पैनलिस्ट के पास लिमिटेड टाइम होगा, और जब वो माइक पे बोलना शुरू करेंगे तो उनका काउंटडाउन चेस के गेम की तरह शुरू हो जाएगा। 1995 में सिर्फ एक चैनल था और आज की तारीख में 400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं। फिर भी लोग आज के टाइम पर ज़्यादा कहना चाहिए घूम रहा है, और जिन लोगों को नॉलेज भी है वो भी इंटरनेट उसमें शायद थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल है मुकाबले।
पहले बकवास बस चैनल उस दिन के स्ट्रेट फॉरवर्ड समाचार सुनाए जाते थे, और अब ओए होए, इसने तो जिंदगी बर्बाद कर दी। सुना, एलियंस अब तक एक दो नहीं हजारों गायों को गायब कर चुके हैं। हाँ, ये मुर्गे की लड़ाई भी दिखाते हैं। हम यहाँ कैसे पहुंचे? मेन प्रॉब्लम है कि न्यूज चैनल्स का पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। डिजिटल और सोशल मीडिया की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और गवर्नमेंट्स के ऐड मिलना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए सभी न्यूज चैनल्स अब प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट्स पर ही मेट्रो में तो दिल्ली में उसके ऐड लगे निर्भर हुए हैं। करते हैं, जो मिलते हैं टीआरपी से। समझ जाओ टीआरपी किसकी। बढ़ाने के लिए उनका 3 C's फॉर्मूला है: क्राइम, उस मॉडल के खूनी खेल की ओए कहानी होए। जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सिनेमा, दीपिका ने दी कैटरीना को नसीहत, शादी नहीं Auto-tune करना को- रणवीर से, और क्रिकेट। तीसरा पिंडली यानी काफ मसल्स में चर्बी कम होना। लाइव इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि दिल्ली के स्कूल में कई स्कूल टीचर्स एक सेक्स रैकेट चला रहे हैं। इसे सुनकर पेरेंट्स ने स्कूल में घुसकर एक टीचर को बहुत पीटा, पर बाद में पता चला कि वो स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल फेक था। दूसरा रीजन है मीडिया की गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस। वो न्यूज चैनल्स जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज दिखाते हैं उनकी टीआरपी भी ज्यादा होती है, और ऐसे इंटरव्यू पाने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, छुट्टी आप कभी नहीं लेते। और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं। एक तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है। और कुछ चैनल के ओनर्स तो खुद ही पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। अगर हमें न्यूज़ और उनके डिबेट्स में बायस हटाना है तो हमें पॉलिटिकल लीडर्स को मीडिया ओनरशिप से बैन करना ही होगा। 2014 में ट्राई ने भी ये चीज़ ही रेकमेंड की थी। और अगर हम ओनरशिप के बारे में सोचे भी नहीं, हमें ये याद रखना होगा कि गवर्नमेंट, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, मीडिया चैनल्स के बहुत बड़े क्लाइंट होते हैं। पिछले 4 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग पे 4300 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, जिसमें काफी अमाउंट टीवी और न्यूज़पेपर एड्स में गया है। अब कोई भी स्मार्ट बिजनेस क्या अपने सबसे बड़े क्लाइंट की बुराई आसानी से कर पाएगा? ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस का आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही ये चीज़ सिखा दी जाती है कि देखो, मीडिया का काम है इन्फॉर्मेशन देना अनबायस्ड तरीके से, पर मीडिया एक्चुअली में 100% अनबायस्ड कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है अपने फाइनेंशियल ज़रूरतों की वजह से डिफरेंट कंपनीज़ के ऊपर। गवर्नमेंट छोड़ दो, मान लो टाटा या इस तरीके की जो बड़ी, टाटा तो यार काफ़ी डिसेंट कंपनी है, बट कुछ ऐसी कंपनीज भी जो हैं, जैसे जो मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रही हैं, फॉर एग्जांपल जो कि कॉर्पोरेट्स हैं, और फेसबुक का एग्जांपल ले लो फॉर एग्जांपल, तो वो जो पैसा देते हैं इन मीडिया हाउसेस को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, उन पैसों की वजह से 100% अनबायस्ड हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर के प्रति भी। That's enough. Pardon me, ma'am. Excuse me. That's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on. विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। सही है। तो एज अ व्यूअर हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम इन डिबेट्स को सुनने के वक्त और अलर्ट रह सकते हैं। 18 और में वो सभी पैनलिस्ट अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए टेढ़े तरीके अपनाते हैं। ये सदियों पुरानी तरकीबें हैं जिन्हें फिलोसोफर्स ने हजारों साल पहले पहचान लिया था। सबसे कॉमन तरीका है पर्सनल लॉजिकल अटैक करना, फैलेसीज। जिसमें वो दूसरे पैनलिस्ट के कैरेक्टर या यार ये लोग भी खच नहीं मार रहे इस वीडियो में। अगर ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही इंस्टेंसेस गिना रहे हैं और कांग्रेस के इंस्टेंसेस नहीं गिना रहे, या दूसरी पार्टीज जैसे सपा हो गई और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, आरजेडी हो गई बिहार की, साउथ की पार्टीज़ हैं, या ये डीएमके वगैरह, अगर ये उनके इंस्टेंसेस नहीं गिना रहे इस तरीके के कामों में, और सिर्फ एक गवर्नमेंट या एक पार्टी गिना रहे, तो
तुम भी तो खची मार रहे हो यार इस वीडियो में, अगर देखा जाए तो। रिकॉर्ड को अटैक करते हैं। अगर मैं आपके बारे में कह दूंगा सकूंगा शर्मसार हो जाएंगी। यादव परिवार में किस तरह से राजनीति कराई जाती है, नहीं उस पर बोल दूंगा ना तो शर्मसार हो जाएंगे आप। प्रेम शुक्ला जी, शर्म करिए। लेकिन ये बस एक डिस्ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पैनलिस्ट का आर्गुमेंट गलत है। नेक्स्ट तरीका है अपील टू इग्नोरेंस, यानी ये कहना कि कोई बात इसलिए सच है कि उसे अभी तक गलत साबित नहीं किया गया। गायब गाय का रहस्य अब तक अनसुलझा है। तीसरा है रेड हेरिंग, मतलब सिंपली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना। अंग्रेजों से सर्टिफिकेट लेने की इनकी पुरानी आदत है, आज की नहीं है। 47 से पहले अंग्रेजों से ही सर्टिफिकेट लेते थे, अंग्रेजों से। अब IMF के सर्टिफिकेट बांटने आ गए आप। पैनलिस्ट ऐसी चीजें बोलते हैं जो ऑन टॉपिक साउंड तो करती हैं, लेकिन असल में उसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ, आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेजी हूँ, मगर मैं तो अंग्रेजी हूँ, आप जान नहीं पा रहे, मैं अंग्रेजी हूँ, मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था। तो कंक्लूजन में हम बस ये कहेंगे कि हमें और रेगुलेटर्स को जल्द से जल्द एक्ट करना होगा, क्योंकि अगर मीडिया डिबेट्स जो नेशनल कॉन्वर्सेशन को अफेक्ट करते हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारा मीडिया में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। जिसको शर्म नहीं आई ना वो वीडियो देख के, उसको बहुत मुश्किल से शर्म आएगी जिंदगी में अपनी। और यूएस की तरह लोग सिर्फ ऐसे बायस मीडिया को ही फॉलो करेंगे जो उनके व्यूज को सपोर्ट करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये अरे वीडियो यार यूएस का एग्जांपल मत दिया करो बस यार। ठीक है वो लोग, हमसे कोई बहुत भी अच्छे नहीं है, ठीक है, बट अब थोड़ा सा अंदर घुसोगे सब नंगे हैं इस हमाम में। एनीवे ये भाई कहाँ चला गया, कुछ इसकी अपडेट भी दे देते यार। मज़ेदार था, देखने में मज़ा आया मुझे इनका। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे इनका ये वाला पैटर्न ज़्यादा पसंद है जिसमें ये मीम्स को यूज़ करते हैं। और बैलेंस होता अगर दोनों साइड का एग्जांपल देते, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि दूसरी साइड पे ही आपको ये सारे चीज़ इससे ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया है। हाँ, हमेशा देखो, करंट गवर्नमेंट हमेशा क्रिटिसिज्म का ज़्यादा बड़ा केंद्र होता है, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि आज के टाइम वो पावर में है, जो पावर में नहीं है उनको आप कटघरे में खड़ा भी करके क्या निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरीके की एक पूरे के पूरे फिनोमेनन को डिफाइन कर रहे होते हो ना, तब आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के जितने भी जनरल फिनोमेनन्स होते हैं उसमें किसी एक साइड के ऊपर ही सारा ब्लेम नहीं होता, दोनों साइडों ने अपने हिस्से की गलतियां की होती हैं। सिंपली समझो, एब्सोल्यूट में बात ही मत कभी किसी पे विश्वास करना। कोई भी एब्सोल्यूटली बुरा नहीं है, कांग्रेस एब्सोल्यूटली बुरी नहीं है और बीजेपी एब्सोल्यूटली अच्छी नहीं है। इसी तरह से वाइस एंड वर्सा। जिसको वाइस एंड वर्सा नहीं पता, मेरा कहने का ये मतलब है कि बीजेपी एब्सोल्युटली बुरी नहीं है और कांग्रेस एब्सोल्युटली अच्छी नहीं है, या कोई भी पार्टी फॉर दैट मैटर। एब्सोल्युटली सिर्फ एक चीज़ है जो है एब्सोल्युटली नॉट, और जिन लोगों को पता है उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवे, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।